नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 20 अगस्त 2025 की कुछ अहम समसामयिक घटनाओं पर। ये भाग 1 है और जैसा आप जानते हैं हमारा फोकस यूपीएससी की तैयारी के नज़रिए से रहता है। हमारे पास कई महत्वपूर्ण स्रोत हैं आज और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं उनका विश्लेषण करें। हो सकता है कुछ विषय ऐसे हों जिन पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो वो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बात। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी की एक रिपोर्ट आई है एफआरबीएम एक्ट पर। कर्ज को लेकर कुछ अच्छे संकेत दिख रहे हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक बातें हैं, जैसे केंद्र सरकार का जो कर्ज है वो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कम हुआ है। मार्च 2024 के अंत तक ये 57% पर आ गया। अच्छा। जबकि अगर आप वित्त वर्ष 2020-21 देखें तो ये 61.38% था। और सबसे अहम बात शायद ये है कि कर्ज जिस रफ्तार से बढ़ा है वो जीडीपी के विस्तार की रफ्तार से कम रही है। तो ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था के कर्ज चुकाने की क्षमता मतलब बेहतर हो रही है। ये तो अच्छी खबर है। पर एफआरबीएम एक्ट के अपने लक्ष्य क्या थे इस बारे में, मतलब ओरिजिनल लक्ष्य? हाँ, देखिए, एफआरबीएम एक्ट में लक्ष्य ये था कि वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक जो कुल सरकारी कर्ज है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का मिलाकर, वो जीडीपी के 60% से ज्यादा ना हो जी। और सिर्फ केंद्र सरकार का कर्ज 40% के नीचे रहे। हालांकि सरकार ने अभी एक संशोधित लक्ष्य रखा है, वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% से कम पर लाना। समझ गया, ठीक है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ शासन सुधार भी जरूरी है। आजकल जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025 की काफी चर्चा है। लगता है इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर करना है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये उसी न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन वाली सोच की तरफ एक कदम है। इसमें करीब 10 मंत्रालयों के 16 केंद्रीय कानूनों में लगभग 355 संशोधन प्रस्तावित हैं। 355? हाँ, काफी बड़ा बदलाव लगता है। हाँ, बड़ा बदलाव है। और मुख्य बात यह है कि करीब 288 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया जा रहा है। मतलब जो छोटी मोटी चूक होती है उनके लिए जेल की सजा के बजाय अब या तो जुर्माना लगेगा या फिर चेतावनी दी जाएगी। ये 2023 का जो जनविश्वास अधिनियम था उसी का विस्तार है। एक तरह से दंडों को ज्यादा तर्कसंगत बनाया गया है। पहली बार गलती करने पर चेतावनी का भी प्रावधान है। लेकिन क्या सिर्फ जुर्माना लगाना काफी होगा? मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कंपनियां इसे बस व्यापार करने की लागत मान लें। ये चिंता बिल्कुल जायज है और यहीं पर इसका सही कार्यान्वयन वो बहुत जरूरी होगा। वैसे इसमें एक दिलचस्प चीज और है। न्यायिक बोझ कम करने के लिए और जुर्माने को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हर 3 साल में जुर्माने की राशि में 10% की अपने आप बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अच्छा, ये एक नया पहलू है। जी, चुनौती यही रहेगी कि दंड इतने असरदार हों कि नियमों का पालन भी हो और व्यापार करना भी आसान रहे। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा विज्ञान और तकनीक की तरफ चलते हैं। भारत की अंतरिक्ष में भूमिका को आजकल विश्व बंधु के रूप में देखा जा रहा है। ये क्या है, मतलब कैसे दिख रहा है ये? हाँ, विश्व बंधु शब्द भारत के बढ़ते वैश्विक सहयोग और योगदान को दिखाता है, खासकर अंतरिक्ष में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो नासार मिशन है, जो नासा और आईएसआरओ मिलकर कर रहे हैं। जी, नासा। इसे कहा जा रहा है दुनिया के साथ भारत का वैज्ञानिक हाथ मिलाना। इसके अलावा भारत अपना स्पेस डेटा ज्यादा सुलभ बना रहा है, आपदा प्रबंधन में, जलवायु निगरानी में मदद कर रहा है और अपनी नेविक जैसी तकनीक से कूटनीतिक फायदा भी ले रहा है। और हाँ, आईएसआरओ की कम लागत वाली तकनीक वो भी भारत की क्षमता दिखाती है। और भविष्य की क्या योजनाएं हैं? अंतरिक्ष में भारत के अगले कदम क्या हो सकते हैं? योजनाएं तो काफी महत्वाकांक्षी हैं। जैसे 2035 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी बीआईएस। अपना स्पेस स्टेशन? वाह। जी, और 2040 तक चांद पर इंसान भेजने का लक्ष्य है। और गगनयान कार्यक्रम तो चल ही रहा है, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण और व्योम मित्र ह्यूमनॉइड मिशन शामिल है। काफी कुछ है आगे। अच्छा, अब ऊर्जा क्षेत्र पर आते हैं। एक नया नवीकरणीय खपत दायित्व यानी आरसीओ फ्रेमवर्क का मसौदा आया है। ये मौजूदा आरपीओ से कैसे अलग है? आरपीओ यानी नवीकरणीय खरीद दायित्व। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। देखिए, आरपीओ जो था वो मुख्य रूप से इस पर केंद्रित था कि जो नामित उपभोक्ता हैं वो नवीकरणीय स्रोतों से बिजली खरीदें। अच्छा, सिर्फ खरीदें? हाँ,
चाहे वो उसका असल में इस्तेमाल करें या नहीं। लेकिन ये जो नया आरसीओ फ्रेमवर्क है, ये नवीकरणीय ऊर्जा की वास्तविक खपत पर जोर देता है। खपत पर। बिल्कुल। इसके तहत वित्त वर्ष 2024-25 से लेकर 2029-30 तक हर साल के लिए अनिवार्य लक्ष्य तय किए गए हैं। और लक्ष्य ये है कि 2029-30 तक कुल ऊर्जा खपत का कम से कम 43.33% नवीकरणीय ऊर्जा से हो। 43.33%, काफी बड़ा लक्ष्य है। यही है। तो अब फोकस असल इस्तेमाल पर है। चलिए अब कुछ और खबरें जो संक्षेप में महत्वपूर्ण हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। हाँ, कुछ और बातें हैं। एक तो कर्नाटक उच्च न्यायालय का एक हालिया फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि पॉक्सो अधिनियम 2012 वो लिंग तटस्थ है, मतलब जेंडर न्यूट्रल है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कानून सिर्फ महिलाओं या बच्चों पर होने वाले अपराधों पर ही नहीं, बल्कि पुरुषों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर भी लागू होता है। ये इस कानून की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण बात है। ये तो काफी अहम है। और अनुच्छेद 324(5) के तहत उन्हें हटाने की प्रक्रिया वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। मतलब संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए होता है। ये चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए जरूरी प्रावधान है जी। इसके अलावा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS रोजगार और बेरोजगारी के मुख्य आंकड़े देता है, ये तो हम जानते ही हैं। और एक छोटी सी खबर है कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्ट टैग के लिए अब वार्षिक पास की सुविधा भी शुरू कर दी है। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ खास खबरें और उनका विश्लेषण अर्थव्यवस्था, शासन, विज्ञान, तकनीक सभी क्षेत्रों से। हाँ, और अगर आप इन सबको जोड़ कर देखें तो एक बात साफ नजर आती है कि कैसे आधुनिक तकनीक, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, ऊर्जा में हो या शासन सुधार में, वो भारत के विकास और उसकी वैश्विक पहचान के लिए बहुत केंद्रीय होती जा रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में इन तकनीकों का हमारे समाज और अर्थव्यवस्था पर और कितना गहरा असर पड़ेगा और कैसा असर पड़ेगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है आज की ये चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे।